नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, 1 तारीख को यानी गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में वेव्स समिट का जो है वो उद्घाटन किया और प्रधानमंत्री ने वहाँ पर बड़ी बड़ी बातें बोली। वेव्स यानी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट, यानी ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट से रिलेटेड इंडस्ट्री के लोगों का समिट। वहाँ पर प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें नई जनरेशन, जो यंग जनरेशन है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को सेव करके रखा। साथ ही प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि डॉन ऑफ द ऑरेंज इकोनॉमी इन इंडिया, मतलब कि जो ऑरेंज इकोनॉमी है उसका डॉन चल रहा है इस वक्त। कंटेंट, क्रिएटिविटी, कल्चर आर 3 पिलर्स ऑफ ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी समझते हैं आप, मतलब सुखद बेहतरीन इकोनॉमी। और इसके लिए कंटेंट, क्रिएटिविटी और कल्चर, ये तीनों बड़े अहम हैं। The reach of Indian films is now expanding to every corner of the world. Today, Indian films are released in more than 100 countries. A growing number of international viewers are engaging with Indian content through subtitles. ये मोदी जी कह रहे हैं, मोटे मोटे तौर पे बताओ, मोदी जी कह रहे हैं कि भारत में कंटेंट, क्रिएटिविटी और कल्चर ऑरेंज इकोनॉमी के 3 पिलर हैं। ठीक वैसे ही जैसे डेमोक्रेसी के 4 पिलर हुआ करते थे। अब इसी बात को अगर मैं पकड़ूं तो ये बताइए आपको, कंटेंट, क्रिएटिविटी और कल्चर पिछले 11 साल से कहाँ है? कल्चर के नाम पे आपको परोसा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ एक धर्म का प्रचार। कंटेंट के नाम पर सिर्फ इस देश में अगर कुछ बन रहा है तो वो है प्रोपेगेंडा फिल्म्स। और क्रिएटिविटी तो भूल ही जाइए, जब आप प्रोपेगेंडा पे उतर आते हैं तो क्रिएटिविटी का कोई अता पता नहीं रहता। ये बात सही कहा कि प्रधानमंत्री ने कि 100 देशों से ज़्यादा रिलीज हो रही है और हमारा व्यूअर बढ़ रहा है। लेकिन इस सब के चक्कर में पिछले 11 साल में मुंबई फिल्म उद्योग का क्या हाल हुआ है, हिंदी फिल्म उद्योग का खास करके। हिंदी फिल्म उद्योग बर्बादी की कगार पे पहुंच चुका है। बड़ी बड़ी बजट की हिंदी फिल्में नहीं चल रही है और उसकी सबसे बड़ी वजह है ये प्रोपेगेंडा फिल्म्स, जिनकी वजह से लोगों ने थिएटर जाना बंद कर दिया है। इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने नहीं किया। इन्हीं प्रधानमंत्री के राज में जब पूरी की पूरी मीडिया सिर्फ और सिर्फ उनके चरणों में नतमस्तक है, लेकिन अल्टीमेटली अब वो मीडिया भी दम तोड़ती नजर आ रही है। आपके सामने है, एक नोएडा से नेटवर्क चैनल न्यूज़ बंद हो रहा है। अब उसमें भी अगर छोटा ही चैनल था तो कम से कम 100, 150, 200 एम्प्लॉय तो हुए होंगे, उनकी नौकरी गई। और एक टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे ग्रुप का, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े मीडिया ग्रुप का, जो आज़ादी से पहले से मीडिया ग्रुप भारत में कार्यरत है, उसका एक चैनल बंद हो रहा है, मिरर नाउ बंद हो गया। अब जब इतने बड़े-बड़े चैनलों, मीडिया हाउस के चैनल बंद हो रहे हैं, तो अब आप सोच सकते हैं कि भारत में टेलीविज़न मीडिया इंडस्ट्री के क्या हाल है। सरकारी ऐड के सहारे, सरकार के सहारे चलने की उम्मीद में सब चरण पादुका माथे पे लिए बैठे हैं, सिर पे लिए बैठे हैं, लेकिन सरकार भी कितना बजट देगी इनको? लोगों की क्रेडिबिलिटी ये खो चुके हैं, लोग विश्वास करते नहीं हैं इन चैनलों पे। अल्टीमेटली जब पूरा पैसा नहीं आएगा तो ये चैनल इसी तरह से बंद होंगे। ये है प्रधानमंत्री जी की क्रिएटिविटी, कल्चर और कंटेंट के मायने। लेकिन जब दिक्कत आती है तो दिक्कत के लिए उन्हें याद आते हैं कौन? नेहरू जी। अब मुंबई फिल्म इंडस्ट्री भी डूबेगी तो उसके लिए देख लेना, बीजेपी वाले अभी से शुरू हो चुके हैं कि ये नेहरू की पॉलिसीज़ की वजह से है। नेहरू तो हमेशा से फ़िल्म इंडस्ट्री के खिलाफ थे। नेहरू ने तो ये किया, नेहरू ने वो किया। ये सब धीरे-धीरे शुरू हो जाएगा। इसलिए आज मैं पहले से नेहरू जी का एक ज़िक्र यहाँ करना चाहूँगा। दोनों प्रधानमंत्रियों के, क्योंकि मैं दोनों का मुकाबला इसलिए कर रहा हूँ कि नेहरू जी भी 3 बार प्रधानमंत्री और मोदी जी भी तीसरी बार। कोई और इनके मुकाबले में नहीं है। और मोदी जी को लगता है कि मैं नेहरू से ज़्यादा बड़ी लेगेसी छोड़ के जाऊँगा। तो लेगेसी, पॉलिटिकल लेगेसी तो मुश्किल है मेरे हिसाब से छोड़ना, क्योंकि जो प्रोग्रेसिव सोच पंडित नेहरू की थी, मोदी जी उसके आस-पास भी नहीं है। हाँ, मोदी जी के राज में अगर कुछ खूब फला-फूला है, वो है जो आपसी रंजिश है लोगों के अलग-अलग धर्मों के बीच में, वो ज़रूर खूब फली-फूली है।
उसमें कोई मुकाबला मोदी जी का नहीं है, वो लेगेसी मोगी मोदी जी की है। और एक लेगेसी मोदी जी छोड़ेंगे कि उनका खुद पर एक शूट जो खुद के वीडियोज़, फ़ोटोज़ जितनी तरह से उनको रिकॉर्ड किया जाता है, जितना उनको रिकॉर्ड किया जाता है, मैंने पहले भी शायद आपको बताया था कि मेरे एक दोस्त है दूरदर्शन में, वो कहते हैं कि दूरदर्शन की लाइब्रेरी में अब तक के इतिहास में इतना स्टॉक नहीं है जितना मोदी जी का हो गया है। वो छोड़ के जाएँगे ज़रूर, लेकिन एंटरटेनमेंट, मीडिया, फ़िल्म इंडस्ट्री, सोशल, कल्चर, क्रिएटिविटी जिसको बोल रहे हैं मोदी जी, उसके लिए जो नेहरू ने किया है, मोदी जी वो सोच भी नहीं सकते। मीडिया को किस तरह से इस देश में बढ़ाया, ये नेहरू जी के राज में कैसे भारत के पुराने अखबार स्टेट्समैन, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, द ट्रिब्यून और हिंदी के अखबार कैसे आगे बढ़े, ये हम सबको मालूम है। कभी मीडिया को नेहरू जी ने अपनी जेब में रखने की कोशिश नहीं की, वरना उस वक्त तो नेहरू जी के लिए क्या मुश्किल था। देश के पहले प्रधानमंत्री थे, सब कुछ जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, सर्वाइवल की लड़ाई थी। नेहरू जी चाहते मीडिया हाउस को कहते कि खबरदार सरकार के खिलाफ आपने अगर कोई खबर लगाई तो किसकी हिम्मत थी मना करने की। लेकिन नेहरू जी ने कहा हमेशा, हमेशा क्रिटिसिज़्म होना चाहिए। नेहरू जी का अखबारों को साफ-साफ संदेश था कि विपक्ष से ज़्यादा क्रिटिसिज़्म आपकी तरफ से सरकार का होना चाहिए ताकि हम सही रास्ते पर चलते रहें। ये नेहरू का कहना था मीडिया के, कि सरकार अपने रास्ते से ना भटके इसकी ज़िम्मेदारी जितनी विपक्ष की है उससे ज़्यादा मीडिया की है। इसलिए मीडिया से वो कहते थे कि हमारी हर योजना, हमारे हर फैसले की स्क्रूटनी कीजिए, उसको अच्छी तरह से जाँचिए, परखिए, फिर उस पर रिपोर्ट लिखिए और ये सब करने के बाद अगर आप मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे तो मुझे बहुत ज्ञान मिलेगा और अगर आप मेरी तारीफ़ करेंगे, तो मुझे लगेगा कि मैंने कुछ सही में ढंग का किया है। ये थी सोच मीडिया को लेके नेहरू जी की और मोदी जी की सोच क्या है, ये आपको मालूम है कि मीडिया तो मेन मीडिया गोद में है। यूट्यूब चैनल, यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे अगर कोई आवाज़ उठाता है, कोई सवाल करता है, तो उस पे चैनल को बंद कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है या फिर उन लोगों पर एफआईआर कर दी जाती है। ये मीडिया का हाल है। लेकिन इंडस्ट्री की भी मैं बात करता हूँ। फ़िल्म इंडस्ट्री का मैंने आपको बताया कि फ़िल्म इंडस्ट्री को किस तरह से पिछले 11 साल में यूज़ किया गया है और प्रोपेगेंडा फ़िल्में दबा के बनी और प्रधानमंत्री ने उनको और प्रोपेगेट किया है, जिसकी वजह से कश्मीर फाइल्स हो गई या केरला स्टोरी होगी, ऐसी एकाध फ़िल्में चल भी पड़ी जिन्होंने करोड़ों रुपया कमाया फ्रॉड स्टोरी पे, प्रोपेगेंडा स्टोरीज़ पे। लेकिन ज़्यादातर 98% प्रोपेगेंडा फ़िल्में मुँह के बल गिरी है। इवन की जो प्रधानमंत्री मोदी की जीवनी पे बनी थी, वो भी मुँह के बल गिरी। हर फ़िल्म चाहे वो गोधरा पे बनी हो, चाहे किसी पे बनी हो, सब औंधे मुँह गिरी है। कोई पसंद नहीं आई लोगों को, इवन कि अंधभक्त भी उनको देखने नहीं गए, क्योंकि मालूम था कि इसमें क्या दिखाया जाएगा। लेकिन अगर आपको मैं नेहरू जी की बात बताऊँ, तो नेहरू जी फ़िल्म इंडस्ट्री को कैसे सपोर्ट करते थे, इसके 2 उदाहरण मैं आज आपके सामने लाया हूँ। पहला है फ़िल्म आपको याद होगा मशहूर फ़िल्म अगर आपने नहीं देखी ज़रूर देखिएगा। बहुत से लोग उस वक़्त शायद पैदा भी नहीं हो गए। सन 1961 की जनवरी 1961 में एक फ़िल्म आई थी गंगा जमुना। गंगा जमुना फ़िल्म का नाम था। इस फ़िल्म के हीरो थे दिलीप कुमार और हीरोइन थी वैजंती माला। इस फ़िल्म को प्रोड्यूस भी दिलीप कुमार ने किया था और इसके डायरेक्टर थे नितिन बोस और इसके गाने इतने शानदार हैं, आज भी सुने जाते हैं और उन गानों को संगीतबद्ध किया था नौशाद ने। अब इस फ़िल्म की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हो सकता है कुछ लोगों को आप में से मालूम भी हो, कुछ को नहीं मालूम तो सुन लीजिएगा, बड़ी अच्छी लगेगी आपको। फ़िल्म का संगीत 1970 में रिलीज़ हो गया, गाने रिलीज़ हो गए और गाने रातों-रात हिट हो गए। रेडियो पे, रिकॉर्ड्स पे सब जगह बज रहे थे। तो लगा कि संगीत इतना हिट है तो फ़िल्म तो हिट होनी ही होनी है। फिर फ़िल्म गई सेंसर बोर्ड के पास। उस वक़्त सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष थे बी.डी. मीरचंदानी। बी.डी. मीरचंदानी सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष थे। सेंसर बोर्ड को फ़िल्म में कुछ दिक्कत नज़र आई और सेंसर बोर्ड ने कहा कि इसमें कम से कम 200 कट लगाने पड़ेंगे। आप समझ सकते हैं, एक फ़िल्म में 200 कट से मतलब पूरी फ़िल्म ही उथल-पुथल हो जाएगी। 200 कट्स और दिलीप कुमार हैरान परेशान, डायरेक्टर हैरान परेशान कि 200 कट से तो हमारी फ़िल्म बर्बाद हो जाएगी। रिक्वेस्ट की, नहीं माने, करते-कराते 6 महीने इसी तरह से फ़िल्म लटकी रही और 6 महीने तक सेंसर बोर्ड ने इसको पास नहीं किया।
वो जब सेंसर बोर्ड का कहना था कि इनमें ये कट लगाने ज़रूरी है। फिर एक दिन मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां साहब मुंबई एक शो के सिलसिले में जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात नौशाद साहब से होती है। अब नौशाद साहब का एक बहुत बड़ा रुतबा था उस वक़्त संगीत जगत में। तो बातों-बातों में बिस्मिल्लाह खां साहब ने कहा नौशाद जी से कि नौशाद यार, आपके गाने गंगना जमुना के सुने, बहुत खूबसूरत गाने हैं, धूम मचा रहे हैं चारों तरफ। तो नौशाद साहब बड़े मायूस होके उनसे कहा कि खां साहब, गाने तो चल रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, पर क्या फ़ायदा? फ़िल्म तो थिएटर तक पहुँचेगी नहीं। उस वक़्त क्योंकि वीडियोज़ रिलीज़ नहीं होते थे, कोई इस तरह का प्लेटफ़ॉर्म नहीं था, तो अगर आपको गाने देखने हैं, सुन तो आप रेडियो पे रिकॉर्ड पे सकते थे, देखने के लिए थिएटर जाना पड़ता था। तो बिस्मिल्लाह खां साहब ने पूछा कि क्या हुआ, क्यों नहीं फ़िल्म रिलीज़ हो पा रही? और नौशाद साहब ने फिर पूरी कहानी उनको सुनाई कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फ़िल्म सर्टिफ़िकेशन का ये कहना है और ये दिक्कत है। अब क्या दिक्कत है, क्या नहीं, ये इतना पूरे में मुझे मालूम नहीं, लेकिन फ़िल्म नहीं पास हो रही। तो बिस्मिल्लाह खां साहब कहे, अच्छा। फिर एक दिन बिस्मिल्लाह खां साहब का शो था दिल्ली में, और दिल्ली में उस शो में चीफ गेस्ट थे प्रधानमंत्री पंडित नेहरू। अब उनका शो खत्म हुआ, बिस्मिल्लाह खां साहब का शो खत्म हुआ, तो नेहरू जी उनसे मिलने स्टेज पर आए और कहा, खां साहब की तारीफ़ करने लगे कि बहुत खूबसूरत शहनाई बजाई आपने, बहुत मज़ा आया, ये आया, वो आया। तो इस तरह बात खत्म होने के बाद बिस्मिल्लाह खां मुंबई से दिल्ली लौट आए। इस बीच मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो गंगा जमुना फ़िल्म बनी थी, ये बेसिकली अवधी भाषा के उस पे आधार पे बनी थी। इसमें अवधी भाषा का बहुत इस्तेमाल था। लोगों ने कहा भी था उस वक़्त दिलीप कुमार साहब को कि अवधी भाषा में फ़िल्म नहीं चलेगी। उन्होंने कहा नहीं, अवधी ही इस फ़िल्म की जान है। अवधी हिंदी का मिक्सचर था वो। वो फ़िल्म थी सिस्टम के वो सिस्टम की वजह से, जो सिस्टम की बेरुखी या सिस्टम की गलतियों की वजह से एक 2 भाइयों की कहानी थी। एक भाई डाकू बन जाता है, जो आपने बाद में एक तरह से दीवार फ़िल्म में भी देखी होगी। दीवार का प्लॉट भी तकरीबन ऐसा ही था। तो एक भाई इंस्पेक्टर और एक भाई जो है वो डाकू बन जाता है। इंस्पेक्टर की जो भूमिका निभाई थी वो दिलीप कुमार के सगे भाई नासिर खान ने, शायद नासिर खान ने निभाई थी। तो वो सिस्टम के खिलाफ थी कि सिस्टम देखिए लोगों को मजबूर कर रहा है कि वो डाकू बन जा रहे हैं, इस तरह की वो थ्योरी थी, लेकिन अवधि में थी। इसलिए गाने भी अवधी भाषा का गानों में पूरा टच है उसमें। तो ख़ैर, कहानी पे वापस लौटते हैं। बिस्मिल्लाह खां एक दिन दिल्ली में शो कर रहे थे। तो शो खत्म जब उनका चल रहा था, तो उस शो में चीफ गेस्ट थे तब के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। शो खत्म हुआ, पंडित नेहरू स्टेज पर आए बिस्मिल्लाह खां से मिलने के लिए और उनका तारीफ़ की कि भई बहुत बढ़िया शो था। तो बिस्मिल्लाह खां को अचानक से नौशाद याद आ गए, नौशाद की बात याद आ गई। तो उन्होंने कहा नेहरू साहब से कि पंडित जी क्या फ़ायदा? हम संगीतकार पूरे लगन से पूरे विश्व में भारत के संगीत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत के संगीत को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरकारी तंत्र हर बार हमारे रास्ते का रोड़ा बन जाता है। अब बताइए, आप भी उत्तर प्रदेश से हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ। अवधी इतनी खूबसूरत भाषा है। अवधी भाषा में के बेस पे बनी एक फ़िल्म को अगर सेंसर बोर्ड लटका देगा तो कैसे चलेगा? तो नेहरू जी बोले कि मुझे पूरी कहानी बताओ क्या है? फिर खां साहब ने नेहरू जी को पूरी बात बताई कि किस तरह से दिलीप कुमार की फ़िल्म सेंटर बोर्ड फ़िल्म सर्टिफ़िकेशन में अटकी हुई है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने कहा आप एक काम कीजिए, तुरंत दिलीप कुमार और जो उसके निर्देशक हैं नितिन बोस, उन्हें दिल्ली मुझसे मिलने के लिए बुलाइए। खां साहब ने कहा ठीक है। उन्होंने तुरंत ट्रंक कॉल किया मुंबई और उन दोनों से कहा कि पंडित नेहरू आपसे मिलना चाहते हैं। दिलीप कुमार और नितिन बोस तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो गए और दिलीप कुमार साथ में फ़िल्म का प्रिंट भी ले गए। दिल्ली पहुँचे, नेहरू जी से मिले। नेहरू जी को दिलीप कुमार ने पूरी फ़िल्म दिखाई। तो नेहरू जी बड़े हैरान हुए कि इस फ़िल्म में तो ऐसा भी कुछ ऑब्जेक्शनेबल नहीं है जिसको लेके इन्हें पास ना किया जा सके। तो नेहरू जी ने तुरंत जो सेंसर बोर्ड के चेयरमैन थे मीरचंदानी, बीडी मीरचंदानी, उनको फ़ोन किया, फ़ोन मिलवाया। अब बीडी मीरचंदानी जी जो परेशान हो गए कि नेहरू जी का फ़ोन आया है। कहा आप तुरंत दिल्ली आइए, कल दिल्ली आइए। मीरचंदानी भी अगले दिन दिल्ली पहुँच गए। तो नेहरू जी ने पूरी कहानी उनको बताई कि क्या हुआ, मुझे बताइए क्यों आपने फ़िल्म रोक रखी है। मीरचंदानी जी, मैंने पूरी फ़िल्म देखी है, मुझे तो इसमें कुछ ऐसा नहीं लगा जिसको लेके ऑब्जेक्शन हो सकता है, आपको क्या ऑब्जेक्शन है? तो मीरचंदानी जी क्योंकि अवधी नहीं जानते थे,
तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, इनके गानों में थोड़ी-सी अश्लीलता है, ये है, वो है। तो कहा जैसे कि एक गाना है जी कि नैन लड़ जाई हैं तो मनुआ मा खसक होई बेकरी, कि मतलब ये अच्छा जो है वो इफ़ेक्ट नहीं दे रहा है। इसी तरह से दगाबाज तेरी बत्तियाँ, एक कई गानों का उन्होंने नाम लिया। तो नेहरू जी ने कहा इसमें क्या दिक्कत है? ये तो आम बोलचाल भाषा है उत्तर प्रदेश में, अवधी में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने और 2-4 बहाने गिनाए कि ये शॉट, वो शॉट, देखिए जी, इसमें जो है पुलिस को जो है वो बेरहम दिखाया, सिस्टम को जो है इसमें सवाल उठाए, सिस्टम जो है लोगों को तंग करता है और उसके एवज़ में लोग डाकू बन जाते हैं। फिर एक कोई सीन था जिसमें पुलिस को के बारे में कुछ बोला कि वो ठीक से नहीं दिखाया गया। तो नेहरू जी ने कहा इसमें आपको क्या दिक्कत है? मेरी सरकार, मुझे दिक्कत नहीं है। अगर सिस्टम में वो फ़िल्म में दिखाया गया है कि सिस्टम की से नाराज़ होकर कोई डाकू बनता है, तो इसमें सच्चाई होगी। इसमें सच्चाई है क्योंकि फ़िल्म में तो समाज का आईना होती है। मेरी बात हुई है डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से, उन्होंने भी कहा कि इस समाज का आईना है, हमने कोई ऐसा मनगढ़ंत नई चीज़ें की और वैसे भी फ़िल्म तो समाज का आईना दिखाया कहा जाता है। तो सिस्टम में नाराज़गी है, हमारे सिस्टम में खामियाँ हैं, उसकी वजह से लोग नाराज़ होके कई बार एक्सट्रीम कदम उठाते हैं। इसमें क्या बात है? तो उनके हर तर्क को उन्होंने डिसएग्री किया और फ़िल्म को कहा तुरंत पास कीजिए और अगले ही दिन गंगा जमुना सेंट्रल कोर्ट से पास हो गई और 1 जनवरी को रिलीज़ हो गई और फ़िल्म देश भर में सुपर हिट हुई और कहा जाता है कि अगर उस वक़्त के पैसे को जोड़ा जाए तो शोले से भी कहीं ज़्यादा पैसा उसने कमाया था। ये थे नेहरू, जिन्होंने कहा सिस्टम की अगर खामियाँ फ़िल्म दिखा रही है, तो उसकी वजह से फ़िल्म नहीं रुकनी चाहिए। ये समाज का आईना है। अब एक दूसरी फ़िल्म और आपने देखी होगी सन 1964 की। अब तक की हिंदुस्तान में बनी सबसे खूबसूरत वॉर फ़िल्म, अब तक की सबसे खूबसूरत हकीकत। हकीकत फ़िल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे चेतन आनंद, जो अपनी क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज़ब मायने माने जाते हैं और सबसे बड़ी बात है वो लेफ्ट समर्थक थे, ये भी किसी से नहीं छुपा था। लेफ्ट सोच वाले थे। वो फ़िल्म बनाना चाहते थे 1962 की भारत-चीन युद्ध पर। इसके लिए उन्होंने सब्जेक्ट चुना, नाम रखा हकीकत, लेकिन वॉर फ़िल्म को लेकर कोई फाइनेंसर फाइनेंस करने को तैयार नहीं था। फिर चेतन आनंद को समझ में नहीं आया कि क्या करें। बहुत कोशिश की लेकिन उन्हें कोई फाइनेंस नहीं मिला। तो अल्टीमेटली किसी ने आइडिया दिया कि क्यों ना आप गवर्नमेंट से इसको फाइनेंस करने को कहें। उस वक़्त पंजाब के मुख्यमंत्री थे प्रताप सिंह कैरो। किसी ने कहा कि वो फ़िल्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। चेतन आनंद उनसे मिलने चले गए दिल्ली। दिल्ली में मुलाकात हुई तो प्रताप सिंह कैरो ने साफ मना कर दिया कि हम ऐसी तरह फ़िल्मों में थोड़ी पैसा लगा सकती है पंजाब गवर्नमेंट। वो मायूस होके फिर वापस आए। फिर घूमते-घूमते ये कहानी कहीं विजय लक्ष्मी पंडित के कानों तक पहुँची। अब नेहरू जी की बहन थी। उन्होंने कहा कि चेतन आनंद को मैसेज पहुँचाया कि घबराइए मत, मैं नेहरू जी से बात करती हूँ। उन्होंने नेहरू जी से बात की। नेहरू जी ने कहा कि उन्हें मुझसे मिलने के लिए भेजिए दिल्ली। अब चेतन आनंद पहुँच गए दिल्ली। अब उन्होंने नेहरू जी को पूरी कहानी सुनाई, तो नेहरू जी ने कहा ये तो बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। तो आपको क्या दिक्कत है? कहीं फाइनेंस नहीं मिल रहा? कोई फाइनेंसर वॉर फ़िल्म फाइनेंस करना नहीं चाहता? तो कहते आप हमसे क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि गवर्नमेंट किसी तरह सपोर्ट करे और सुना था पंजाब गवर्नमेंट इसको जो है ऐसी फ़िल्मों को फाइनेंस कर सकती है, इसलिए मैं उनके मुख्यमंत्री से मिला था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो नेहरू ने कहा नहीं, मैं प्रताप सिंह कैरो से बात करता हूँ, फिर उनसे मिलिए। तो चेतन आनंद ने कहा ठीक है, लेकिन उससे पहले चेतन आनंद ने कहा कि नेहरू जी मैं इसमें साफ बता दूं कि ये वॉर फिल्म है 1962 की, भारत चीन लड़ाई पर है। इसमें भारतीय सेना और भारतीय सरकार की जो कमियां रही उस वक्त, या जो सेना को पूरे इक्विपमेंट नहीं मिले या सेना को जो मिलना चाहिए था, जितनी सुविधाएं होनी चाहिए थी नहीं मिली, उस सब पे वो सब चीज़ें उजागर होंगी। इससे आपको कोई दिक्कत तो नहीं? तो नेहरू जी ने कहा इसमें क्या दिक्कत है, तो सच्चाई है, ये दुनिया को पता होना चाहिए, आने वाली पीढ़ियों को भी पता होना चाहिए कि उस वक़्त हमारे सैनिकों ने किस तरह से ये युद्ध लड़ा, कितनी कमियों के बावजूद ये लड़ा और बहादुरी से लड़ा। ये नेहरू की सोच थी। उन्होंने चेतन आनंद को प्रताप कैरों के पास भेज दिया और प्रताप कैरों ने फिर से वो कहानी सुनी और कहा मुझे मंज़ूर है, और लेकिन उनके साथ एक शख्स और बैठे थे। उन्होंने उस शख्स को कहा कि ये फ़िल्म को फाइनेंस करना है।
तो वो शख्स कौन थे ये चेतन आनंद नहीं जानते थे। फिर पता लगा कि जिस शख्स को प्रताप कैरों ने कहा वो पंजाब नेशनल बैंक के कोई बड़े अधिकारी थे। अब तब तक बैंक किसी फ़िल्म को फाइनेंस नहीं किया था तब तक। लेकिन प्रताप कैरों ने कहा कि मेरी गारंटी है, सरकार की गारंटी है, आप इसमें पैसा लगाइए और इस तरह पंजाब नेशनल बैंक से 10 लाख रुपए उस फ़िल्म के लिए फाइनेंस कराया गया। हालाँकि फ़िल्म का बाद में बजट बढ़ गया था, लेकिन आपके सामने देखिए विकिपीडिया पे भी लिखा है कि ये पहली फ़िल्म थी जो गवर्नमेंट की असिस्टेंस से बनी थी और आर्मी ने इसमें बहुत मदद की थी। सेना ने अपनी इक्विपमेंट, अपनी जो गाड़ियाँ हैं, टैंक है, अपनी लोकेशंस है, वो मुफ़्त में मुहैया करवाई थी और साथ ही जो ल एक लेफ्ट लीनिंग आर्टिस्ट एसोसिएशन थी, इप्टा जिसको बोलते हैं, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, उनके आर्टिस्टों ने भी कोई पैसा नहीं लिया था। इस तरह से सबके सहयोग से ये फ़िल्म बनी और फ़िल्म बाद में सुपर डुपर हिट हुई, बेहद शानदार वॉर फ़िल्म बनी। मैंने जैसे कहा, इससे बेहतरीन वॉर फ़िल्म आज तक नहीं बनी। ये थे नेहरू। ये मैं सिर्फ़ 2 एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, सैकड़ों ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं। ये थे नेहरू, जो क्रिएटिविटी, कंटेंट और कल्चर के लिए खुली सोच रखते थे। दोनों फ़िल्मों में उन्हें मालूम था कि सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठेगी, सिस्टम पे उँगलियाँ उठाई गई है। एक में आर्मी को लेकर, वॉर को लेकर, दूसरे में लोकल सिस्टम को लेकर, पुलिस को लेकर। लेकिन नेहरू ने कहा कि नहीं, ये समाज का आईना है, समाज का सच है, लोगों तक पहुँचना चाहिए। इसलिए दोनों फ़िल्मों को नेहरू ने सपोर्ट किया और कई और इस तरह के किस्से हैं। ये फ़र्क मैं ये कहानी आपको इसलिए सुनाई कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि कितने साल आप प्रधानमंत्री रहे, कितने साल आपने सरकार चलाई, इकोनॉमी आपने तीसरे नंबर पे पहुँचाई, पाँचवें नंबर पे पहुँचाई, या आपका सीना कितने इंच का है। आप विश्व गुरु हो या जो है वो घर के गुरु हो, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है कल को नेहरू से भी ज़्यादा देर के लिए कोई प्रधानमंत्री इस देश में रहे। इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आपने जितने दिन भी वो कुर्सी सँभाली, आपने उन दिनों में किया क्या? इस देश को क्या लेगेसी देके गए हैं आप? इस देश के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? ये है फ़र्क बेसिकली, और ये ऐसा फ़र्क है जो मोदी जी अगले 3 टर्म भी और प्रधानमंत्री बन जाएँ, तो भी नेहरू की बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए लाख कोशिश कर ली नेहरू गांधी को मिटाने की, लेकिन नेहरू न मिटा है, न मिटेगा, गांधी भी न मिटा है, न मिटेगा। नमस्कार।